हेलो एवरीवन। इस लेक्चर में देखने वाले हैं कि साउंड क्या होती है, किस तरीके से ट्रैवल करती है और कुछ साउंड हमें सुनने में बहुत अच्छी लगती है जिसको हम म्यूज़िक बोलते हैं और कुछ साउंड हमें इरिटेट करती है। तो बेसिकली हम देखने वाले हैं कि नॉइज़ में और म्यूज़िक में बेसिक डिफरेंस क्या होता है और हम जो साउंड वेव्स हैं उनका एक मेडिकल फील्ड में किस तरीके से पेशेंट की एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है और हमारा ह्यूमन ईयर किस तरीके से काम करता है उसकी कंप्लीट एनाटॉमी के बारे में इस लेक्चर में समझने वाले हैं। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। साउंड क्या होती है? साउंड एक एनर्जी होती है जो कि हमें सुनने में मदद करती है। हम उस साउंड को सुनते हैं क्योंकि साउंड जो होती है वो वेव की फॉर्म में चलती है। वेव क्या होती है, वेव कितने तरीके की होती है वो हम देखने वाले हैं। तो बेसिकली जो वेव होती है वो दो तरीके की होती है, जिसमें से पहली होती है मैकेनिकल वेव। मैकेनिकल वेव्स वो होती है जिनको चलने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। मीडियम का मतलब है एयर, वाटर, जिनकी ज़रूरत होती है। मैकेनिकल वेव भी दो तरीके की होती है, उसमें पहली होती है लॉन्गिट्यूडनल वेव और जो साउंड है वो लॉन्गिट्यूडनल वेव ही होती है। अब आप बोलोगे कि लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब क्या है? तो लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब हम समझ लेंगे डिटेल में। सिर्फ अभी आपको ये याद रखना है कि ये एक मैकेनिकल वेव होती है और मैकेनिकल वेव का दूसरा टाइप ट्रांसवर्स वेव होती है जिसके अंदर आता है आपका वाटर वेव। तो दो तरीके की मैकेनिकल होती है, एक लॉन्गिट्यूडनल और एक ट्रांसवर्स। अब आप इन दोनों का मतलब हम डिटेल में नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं। दूसरी जो वेव होती है जिसको चलने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, जिसके अंदर आती है लाइट, इंफ्रारे, एक्स रे, रेडियो। ये सारी वेव्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट टिल नाउ। और साउंड वेव किसके अंदर आती है? आपकी मैकेनिकल के लॉन्गिट्यूडनल के अंदर आती है साउंड वेव। अब हम देखने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूडनल एंड द ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे देखेंगे ट्रांसवर्स वेव क्या होती है और इनमें मेजर डिफरेंस क्या होता है दोनों में। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं लॉन्गिट्यूडनल की। अगर मैं बोलूँ आपका कि एक मीडियम में एक वेव मूव कर रही है और जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है, अगर उसी डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में वेव मूव कर रही है और उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल्स का मोशन हो रहा है तो उस वेव को हम लॉन्गिट्यूडनल वेव बोलते हैं। और बात आती है कि ट्रांसवर्स वेव क्या होती है। तो जब आपका पार्टिकल्स का जो मोशन है वो आपकी वेव तो मूव कर रही है इस डायरेक्शन में, लेकिन पार्टिकल्स का मोशन है वो आपका 90 डिग्री पे हो रहा है, उस कंडीशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। उस वेव को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। अब ये दोनों को मिला के हम बोलते हैं मैकेनिकल वेव। तो याद रखना, जो साउंड होती है वो आपकी कौन सी वेव होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव होती है आपकी साउंड वेव। आई होप यू गॉट द पॉइंट टिल नाउ। अब हम बात करते हैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड वेव। तो मैंने आपको समझाया कि जो साउंड वेव होती है वो आपकी कैसी होती है? लॉन्गिट्यूडनल होती है। जिस डायरेक्शन में वेव की डायरेक्शन होगी उसी डायरेक्शन में आपके पार्टिकल्स का मोशन भी होगा। तो यहाँ पे हम उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप शाउट करते हो, आप चिल्लाते हो, तो आपके मुंह के पास के जो पार्टिकल्स होते हैं वो कभी पास आएंगे, फिर धीरे धीरे मूव करेंगे, फिर वो दूर जाएंगे। मतलब डेंस और लेस डेंस, डेंसर होंगे एक जगह पे और एक जगह पे रेयरर होंगे। जहाँ पे डेंसिटी इंक्रीज होगी वहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से, अगर मैं एक ग्राफ प्लॉट करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट करता हूँ जहाँ पे प्रेशर जो होगा वो मैक्सिमम होगा और जहाँ पे दूर दूर पार्टिकल्स होंगे वहाँ पे मिनिमम आपका प्रेशर होगा। तो इसको बोलेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द साउंड वेव। ठीक है, अब इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की मदद से हम पूरे के पूरे, अब हम बार बार ये डॉट्स नहीं बनाते, पार्टिकल्स को नहीं बनाते, हमने इन पार्टिकल्स को किस में कन्वर्ट कर लिया? एक ग्राफ में। अब इस ग्राफ को स्टडी करते हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये जो हमने ग्राफ बनाया है इसके अंदर किस किस तरीके के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उनमें उनकी क्या क्या खास बातें होती हैं, उनको हम अच्छे से देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे कि हम ग्राफ के अंदर जो जो पार्टिकल्स देखने वाले हैं, जो ग्राफ जो बनाया हमने, ये पार्टिकल्स थे, ये ग्राफ है। तो ये ग्राफ के जो अपर पॉइंट होता है उसको CREST, क्रस्ट करके बोलते हैं, और लोवेस्ट पॉइंट होता है उसको ट्रफ बोलते हैं, TROUGH, ट्रफ। ठीक है, और वेवलेंथ क्या होती है, एम्पलीट्यूड क्या होती है, ये हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड देखते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहली जो बात करने वाले हैं वो देखने वाले हैं कि हम यहाँ पे देखेंगे वेवलेंथ। तो मैंने आपको बताया था कि वेवलेंथ मतलब जो भी एक आपने ग्राफ बनाया उसका एक कंप्लीट साइकिल की जितनी डिस्टेंस हम ग्राफ में रिप्रेजेंट करते हैं उस कंप्लीट साइकिल की डिस्टेंस को बोलते हैं वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। क्लियर?
तो एक कंप्लीट साइकिल को कंप्लीट करने में जितना एक साइकिल कंप्लीट हुई, यहाँ से स्टार्ट हुई साइकिल और यहाँ पे फिनिश हो गई साइकिल, और इसको कंप्लीट करने में जितनी डिस्टेंस लीनियरली चली, मतलब सीधी चली, उस डिस्टेंस को हम बोल देते हैं क्या, वेवलेंथ। और किससे रिप्रेजेंट करते हैं, लैम्बडा से। और लैम्बडा का साइन क्या होता है, ये होता है लैम्बडा का साइन उल्टा वाई, उल्टा वाई, ठीक है। तो ये डिस्टेंस होती है, क्लियर। उसके बाद हम देखने वाले हैं, वेवलेंथ देख ली, उसके बाद देखेंगे एम्पलीट्यूड क्या होता है। देखो एम्पलीट्यूड का मतलब होता है, मैंने बताया था क्रस्ट, मतलब सबसे ऊपर। तो जितनी ज्यादा आपकी ऊपर तक जो वेव जा पाती है, जितना ज्यादा प्रेशर होता है उतना ज्यादा आपका एम्पलीट्यूड होता है। तो आई होप एम्पलीट्यूड और वेवलेंथ में आपको डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे अच्छे से कि और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। तो वेवलेंथ को अगर मुझे डेफिनेशन देनी होगी तो द मिनिमम डिस्टेंस इन विच साउंड वेव रिपीट्स इटसेल्फ इज द वेवलेंथ। एम्पलीट्यूड क्या होता है, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ मीडियम, मतलब हमने अपर लिमिट तक जितना पार्टिकल जा सकता है उसको एम्पलीट्यूड बोलते हैं। टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक कंप्लीट वेव को बनाने में, एक कंप्लीट वेव को बनाने में जितना समय लगता है, जितना टाइम लगता है, उसको टाइम पीरियड बोलते हैं। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है द नंबर ऑफ कंप्लीट वेव प्रोड्यूस्ड इन 1 सेकेंड। एक सेकंड में जितने, एक सेकंड में जितने भी, ध्यान से सुनना, एक सेकंड में जितने भी आपने क्या प्रोड्यूस किए, आपने कंप्लीट वेव प्रोड्यूस की, ठीक है, 1 सेकंड में। एक सेकंड में आप 10 कर सकते हो, 20 कर सकते हो, 10,000 कर सकते हो, तो उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। कितने सेकंड में, एक सेकंड में। आपने एक सेकंड लगाया घड़ी में और देखा कि कितने ऑसिलेशन हो गए उस ग्राफ के अंदर, उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी, ओके। और टाइम पीरियड क्या बताया, द टाइम रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1। अब टाइम पीरियड को हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल T से और फ्रीक्वेंसी को स्मॉल f से, एम्पलीट्यूड को कैपिटल A से। तो दीज आर द सिंबल्स जिनसे हम चीज़ों को रिप्रेजेंट करते हैं। तो टाइम पीरियड समझ में आ गया। तो आप टाइम पीरियड का मतलब होता है कि एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम पीरियड, क्लियर। और एक सेकंड में, तो हमने यहाँ पे देखा कि एक सेकंड में ये क्या है, टाइम पीरियड, T सेकंड बोल सकते हैं हम। तो T सेकंड क्या होता है, T सेकंड एक ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में फॉर एग्जांपल T सेकंड लग रहे हैं। तो एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो पाएंगे, एक सेकंड में 1/T ऑसिलेशन प्रोड्यूस हो पाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये होगा 1/T, ये फ्रीक्वेंसी के इक्वल होगा। कैसे, देखो एक ऑसिलेशन को बनाने में T सेकंड लग रहे हैं, हमको पता नहीं कितने लग रहे हैं, हमने बोला कैपिटल T टाइम सेकंड लग रहे हैं एक ऑसिलेशन को बनाने में। तो हमने बोला कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन बनेंगे, तो हमने T को नीचे भेज दिया डिनोमिनेटर में, तो 1/T आपके ऑसिलेशन क्रिएट होंगे। तो 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन क्रिएट होते हैं उनको ही हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। तो क्या मैं यहाँ पे इसको ऐसे नहीं बोल सकता, क्या बोल सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता कि ये जो होगा जो आपका फ्रीक्वेंसी होगी वो 1/टाइम पीरियड होगी। क्यों होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन क्या है कि हम एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन बना सकते हैं, कितने हम वेव्स क्रिएट कर सकते हैं। और टाइम पीरियड बोल रहा है कि मैं कितने एक कंप्लीट वेव को बनाने में कितना टाइम ले रहा हूं। दोनों को जोड़ के हम फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/T बोल सकते हैं, क्लियर। और वेवलेंथ क्या होता है और एम्पलीट्यूड क्या होता है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू। अब हम बात कर लेते हैं वेलोसिटी ऑफ वेव की। तो आपको पता है कि वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, तो हमको पता है स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट सबको पता है। वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। जब हम कोई भी नॉर्मल पाथ पे चल रहे होते हैं तो ये यूनिट होती है, लेकिन अभी हम किस पे चल रहे हैं, अभी हम चल रहे हैं वेव पे। तो वेव में जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको किससे डिनोट किया जाता है, वेव में डिस्प्लेसमेंट को डिनोट किया जाता है लैम्बडा से, जिसको हम बोलते हैं वेवलेंथ। तो लैम्बडा इज वेवलेंथ अपॉन में टाइम पीरियड, क्लियर।
टाइम मतलब टाइम पीरियड, और लेमडा मतलब डिस्टेंस, वेवलेंथ। तो लेमडा अपॉन टाइम पीरियड हो गया आपका वेलोसिटी। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब मैं बात करूं कि 1 अपॉन में टी को मैंने पीछे क्या बोला था, फ्रीक्वेंसी बोला था। तो यहां पे मैं 1 अपॉन टी जो होगा, ये जो टी होगा 1 अपॉन में टी जो होगा, इस 1 अपॉन टी को फ्रीक्वेंसी बोल सकता हूं, बिल्कुल बोल सकता हूं। तो लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। तो वेलोसिटी जो होता है वो किसके बराबर होता है, जो होता है वो होता है आपका लेमडा इंटू फ्रीक्वेंसी के बराबर। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का। तो एग्जाम में इस फॉर्मूले से 1000% क्वेश्चन आते हैं। ये वेलोसिटी आपसे पूछ लेगा, आपको लेमडा और फ्रीक्वेंसी दे देगा, या फिर टाइम पीरियड और लेमडा दे देगा, या फिर लेमडा पूछ लेगा आपको, टाइम पीरियड और वेलोसिटी दे देगा। मतलब तीनों में से कोई एक चीज मिस कर देगा और आपसे पूछ लेगा। बहुत ही ईजी है। बस आपको क्या याद रखना है कि 1 अपॉन में जो टी होता है, 1 अपॉन में जो टी होता है वो फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है। कैसे होता है, अगेन आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेनिंग। देखो टाइम पीरियड क्या होता है कि एक ऑसिलेशन को बनाने में फॉर एग्जांपल टी सेकंड लगते हैं, यही तो टाइम पीरियड होता है। और मैं बोलता हूं कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन बन रहे होंगे, तो 1 अपॉन में टी ऑसिलेशंस बन रहे होंगे, और 1 सेकंड में जितने ऑसिलेशन बनते हैं उसको ही हम फ्रीक्वेंसी बोल देते हैं। तो 1 अपॉन में टी इक्वल टू एफ। ठीक है, आई होप यू गॉट द पॉइंट। यूज करता है। तो फॉर एग्जाम्पल देखो, साउंड नीड्स अ मटीरियल मीडियम टू ट्रेवल। फॉर एग्जाम्पल इसको मैं अभी अच्छे से क्लियर करता हूं। मैंने आपको बताया कि साउंड कौन सी वेव होती है। पॉज द वीडियो और कमेंट सेक्शन में लिखो कि साउंड कौन सी वेव होती है। मैकेनिकल होती है, मैकेनिकल में भी ट्रांसवर्स वेव होती है, या लॉन्गिट्यूडनल होती है। तो आपने लिख दिया होगा। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो भी मैकेनिकल वेव होती है उसको मूव करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक मीडियम की। अब हम देखेंगे कि किस किस में ये ट्रेवल कर सकता है। सॉलिड में कर सकता है, लिक्विड में कर सकता है, गैस में कर सकता है। क्लियर। अब हम देखेंगे स्पीड ऑफ जो साउंड होती है वो किस किस पे डिपेंड करती है, किन किन चीजों पे डिपेंड करती है, किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। पहला, नेचर ऑफ मटीरियल पे डिपेंड करती है जिसमें से ये मूव कर रही है। अब आपसे मैं पूछूं कि ये बताओ, इस साउंड जो होगी वो स्लो गैस में और स्लोवेस्ट लिक्विड में होगी, फास्टेस्ट सॉलिड में होगी। याद रखना, जो साउंड जो ट्रेवल करेगी वो फास्टेस्ट, जो सबसे तेज जो ट्रेवल करेगी वो सॉलिड में करेगी, और सबसे स्लो जो होगी वो लिक्विड में करेगी। याद रखना ये बात, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग है। हमको लगता है कि एयर में सबसे तेज साउंड ट्रेवल करती है, नहीं। साउंड एक तरीके से वाइब्रेशन है। तो आपको पता है पार्टिकल जितने पास पास होंगे उतनी तेज ट्रेवल कर पाएंगे। तो नेचर ऑफ मटेरियल पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। द टेम्परेचर ऑफ एयर इंक्रीज देन द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेस। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपके मूवमेंट ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा पार्टिकल्स के बीच में, तो जो इजी हो जाएगा आपके साउंड को एक जगह से दूसरी जगह जाना। The speed of sound depends on the humidity of air. The humidity increase then the speed of sound also increase. मतलब जैसे जैसे ह्यूमिडिटी एयर में बढ़ती जाएगी, जैसे बारिश के दिनों में आपको आवाज़ दूर तक जाती है, और जितना ज़्यादा आपका बारिश के दिन होंगे उसमें ह्यूमिडिटी उतनी इंक्रीज होगी, उतने ही पार्टिकल्स पास पास होंगे। उसके बाद देखते हैं क्या है। तो मैंने आपको बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि सॉलिड लिक्विड गैस में से, एग्जाम में क्वेश्चन आता है सॉलिड लिक्विड गैस में से किस में जल्दी साउंड ट्रेवल करेगी। तो सॉलिड में फास्टेस्ट करेगी, और सबसे स्लो करेगी लिक्विड में, और मीडियम में करेगी आपकी एयर में। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम बात करते हैं सोनिक बूम की। तो सोनिक बूम होता क्या है। देखो, सोनिक बूम का मतलब होता है, सोनिक बूम इज एन एक्सप्लोसिव नॉइज caused by the shock waves from an aircraft which is traveling faster than the speed of sound। देखो, जब स्पीड ऑफ साउंड से भी तेज चलने वाली कोई चीज आपके आसपास से निकले, जैसे आपने फाइटर जेट देखा होगा, आपने वो देखा होगा 26 जनवरी को जो जेट जाते हैं, और आपने वीडियोस में देखा होगा जहां पे शॉकिंग वेव में एकदम से सोनिक बूम सुनाई देता है, हमें लगता है कि ये क्या निकल के गया है। तो दैट फिनोमिना इज कॉल्ड द, जब कोई भी चीज साउंड की वेव से तेज, साउंड की स्पीड से तेज चलती है, तब हमें एक सोनिक बूम, शॉकिंग साउंड स्टॉक सुनाई देता है। दैट इज कॉल्ड द सोनिक बूम। सिंपल, बहुत सिंपल सा है। अब मैं आपसे बोलूं कि ये बताओ स्पीड ऑफ साउंड कितनी होती है। स्पीड ऑफ साउंड होती है 344 मीटर पर सेकेंड। ओके। और मैं पूछूं आपसे कि ये बताओ लाइट की स्पीड कितनी होती है, तो यहाँ पे होगा 3 × 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ओके। तो आपसे पूछूं कि बादल में ना बिजलियां कड़क रही हैं,
तो ये बताओ, पहले लाइट आएगी आपके आंखों तक या फिर पहले साउंड की आवाज आएगी आपके कानों तक? तो सिंपल सी बात है, आपको देख के पता लग रहा है कि जिसकी स्पीड तेज होगी मतलब लाइट पहले आपकी आंखों तक आएगी, फिर आपको आवाज सुनाई देगी। ये आपने कई बार महसूस किया होगा, आपने कई बार देखा होगा। क्लियर? तो ये बहुत सिंपल सा फिनोमिना है। अब देखते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड और इनके एप्लीकेशंस। तो रिफ्लेक्शन का मतलब तो बाउंस बैक होना ही होता है, बहुत सिंपल सी चीज है। द बाउंसिंग बैक ऑफ साउंड व्हेन इट स्ट्राइक्स अ हार्ड सरफेस इज कॉल्ड द रिफ्लेक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी दीवार के सामने एकदम खाली कमरे में जाके चिल्लाओगे तो आपको अपनी ही आवाज बार बार सुनाई दे रही होगी, या एक पहाड़ वाली जगह पे जाके जोर से अपना नाम शाउट करोगे तो आपको अपनी आवाज वापस रिटर्न आते हुए दिखाई देगी, बाउंस बैक होते हुए दिखाई देगी। अब इसके एप्लीकेशंस देखने वाले हैं। तो आपने जो जितने भी आपके ऑडिटोरियम्स होते हैं उनके अंदर क्या होता है कि जो आपके साउंड, जो भी आपका स्पीकर होता है, जो भी बोलने वाला होता है स्टेज पे, उसकी साउंड दीवार को उस तरीके से रिवर्बरेट किया जाता है कि उस तरीके से बनाया जाता है कि उसकी साउंड ज़्यादा बाहर ना जाके अंदर की तरफ रहे, वापस रिफ्लेक्ट करके अंदर की तरफ कमरे में ही जाए। और सबसे ज़्यादा जो इसका एप्लीकेशन होता है वो मेडिकल के फील्ड में आपने देखा होगा, डॉक्टर्स के गले में होता है, जिसको हम स्टेथोस्कोप बोलते हैं। तो स्टेथोस्कोप से जो दिल की धड़कनों की वाइब्रेशन होती है वो रिफ्लेक्ट होते हुए उस पाइप के थ्रू कानों तक जाती है। क्लियर? तो ये एप्लीकेशन हो गया आपका रिफ्लेक्शन का। अब मैं आपसे पूछूं कि एको और रिवर्बरेशन क्या होता है? तो एको का मतलब तो सिंपल सी बात है, आपने कोई चीज चिल्लाया और वो साउंड टकरा के वापस आ गई, इज कॉल्ड द एको। और रिवर्बरेशन होता है कि कोई भी एक साउंड बार बार उस ही कमरे में घूम रही है। एक हॉल में आप बैठे हुए हो और आप बात कर रहे हो और उसकी दीवारों से टकरा के आपके कानों तक, आपके टेबल तक वो साउंड आ रही है, और उसको बोलते हैं रिवर्बरेशन। नाम से ही पता चल रहा है, एको का तो मतलब सबको पता होता है। एको मतलब रिपीटेशन ऑफ साउंड। अब हम देखेंगे कि अल्ट्रासाउंड क्या होती है। हमारे जो कान होते हैं, ह्यूमन ईयर, आपने सुना होगा अल्ट्रासाउंड सब सुनते हैं, लेकिन इसका मीनिंग क्या होता है वो आज आप देखने वाले हो। जो हमारे कान होते हैं ना, वो 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक आप सुन सकते हो। अब आप पूछोगे कि ये हर्ट्ज क्या है? देखो, ये हर्ट्ज होता है यूनिट ऑफ फ्रिक्वेंसी। मैंने वहाँ क्यों नहीं बताया? क्योंकि यहाँ पे मुझे इंट्रोड्यूस करना था तो आपको क्लियर समझ आती। तो फ्रिक्वेंसी क्या होती है? एक सेकंड में जितनी, मतलब मैंने बोला 1 और यहाँ पे इस तरीके से एम्पलीट्यूड क्रिएट हो गए। एक सेकंड में जितने होते हैं उनको बोलते हैं, जितने ज़्यादा होते हैं उतने ज़्यादा उसकी फ्रिक्वेंसी होती है, जितने कम होते हैं उतनी कम उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। क्लियर? तो हम कहाँ से कहाँ तक की फ्रिक्वेंसी सुन पाते हैं? तो हमारे कान 20 हर्ट्ज से लेके और 20,000 हर्ट्ज तक आवाज़ सुन पाते हैं, साउंड वेव को सुन पाते हैं, इतनी फ्रिक्वेंसी सुन पाते हैं। अगर 20,000 से ऊपर चली जाती है, फॉर एग्जाम्पल 21,000, अगर यहाँ पे 20,000 होगा, 2,000 नहीं होगा, 20,000 से ऊपर अगर चली जाती है आवाज़, 20,000 से ऊपर अगर चली जाती है, 21,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000 हर्ट्ज चली जाती है, तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी। इसको लिख लेना ढंग से, तो हमें आवाज़ सुनाई नहीं देगी अच्छे से। एप्लीकेशन क्या है अल्ट्रासाउंड के? देखो, ये ऐसी आवाज़ है जो हमें सुनाई नहीं देती है, लेकिन ये यूज़ होती है। तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन है। पहला, जो आपका मेटल ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल एक बहुत बड़ा मेटल का ब्लॉक है, तो उसके बीच में कहीं पे भी छेद है। फॉर एग्जांपल ये मेटल का ब्लॉक है और उसमें यहाँ पे क्रैक है, तो बहुत बड़ा है, मान लो ये कई केजी का है, मतलब 1000 केजी का ब्लॉक है, उसके बीच में कहीं पे क्या है, छोटा सा क्रैक हो गया बीच में, आप आंखों से नहीं देख पा रहे हो। तो हम क्या करते हैं कि जो अल्ट्रासाउंड होता है वो रेज को यहाँ से पास करते हैं और यहाँ से उनको कैच कर लेते हैं। अगर यहाँ पे जो इमेज बनेगी अल्ट्रासाउंड की, वहाँ पे ये जो डिफेक्ट होता है वो क्लियरली हमें विजिबल हो जाता है कि इस पर्टिकुलर डिस्टेंस पे इस शेप में एक क्रैक डेवलप हो रखा है। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। नेक्स्ट हम देखते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपकी बॉडी के ऑर्गन्स को। आपकी बॉडी के आर पार अल्ट्रासाउंड पास की जाती है तो आपके बॉडी के अंदर के ऑर्गन्स के इमेजेस हमें मिलती हैं, जिसको हम अल्ट्रासोनोग्राफी भी बोलते हैं। सोनार सिस्टम जो होता है वो उसमें भी यूज़ करते हैं। क्या होता है सोनार? हम अभी देखने वाले सोनार सिस्टम को ही। सोनार सिस्टम का मतलब होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। जितने भी शिप होते हैं ना, उसमें एक नीचे की साइड में सोनार लगा होता है। उसका मतलब होता है कि ये जो शिप होगा वो एक
साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव प्रोड्यूस करेगा और वो अल्ट्रासाउंड वेव आसपास आने वाले कोई भी ऑब्स्टिकल होगा उससे टकराएगा और वापस रिटर्न उस शिप में चला जाएगा और उसको कंप्लीट डेस्टिनेशन बता देगा कि इतने इतने डिस्टेंस पे कोई ना कोई एक ऑब्स्टिकल है या कोई ना कोई एनिमी की शिप इतने डिस्टेंस पे खड़ी हुई है, पूरी डिटेलिंग आपको दे देगा। तो ये एक तरीके से रिफ्लेक्शन का ही यूसेस है और अल्ट्रासाउंड का ही यूसेस है। क्लियर। और जितने भी आपने देखा होगा रात के टाइम पे जो चमगादड़ उड़ते हैं ना, तो हम बोलते हैं कि ये चमगादड़ जो है वो वापस कैसे चले गए। तो एक्चुअली क्या होता है कि जो चमगादड़ होते हैं वो अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासाउंड्स प्रोड्यूस करते हैं जो हमें सुनाई नहीं देती है, और वो जैसे ही किसी भी ऑब्जेक्ट के पास आने लगते हैं तो वो वापस से टकरा के और उनके कानों तक जाती है और उन्हें बिल्कुल एक अंदाज़ा लग जाता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे कोई ना कोई ऑब्स्टिकल है और वो अपना पाथ चेंज कर लेते हैं। ये बहुत फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में चीज़ें होती हैं। तो बिना देखे जो बैट होते हैं वो रात को उड़ पाते हैं बिकॉज ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव्स, अल्ट्रासाउंड वेव्स। और आपने देखा होगा हॉस्पिटल के अंदर जब अल्ट्रासाउंड करने जाते हैं तो उस टाइम पे जो इमेजेस होती है बॉडी ऑर्गन्स की वो भी ऐसे ही देखी जाती है। ये जो साउंड वेव्स होती हैं, अल्ट्रासाउंड वेव्स होती हैं, वो हमारी बॉडी के आर पार चली जाती हैं बिना नुकसान पहुंचाए और हम इनसे बॉडी के ऑर्गन्स को एग्जामिन कर पाते हैं। अब हम देखेंगे कि करेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। तो करेक्टरिस्टिक साउंड में बहुत सिंपल सी चीज़ें, आपने देखा होगा लाउडनेस, कि कोई भी साउंड लाउड कब होगी, जब उसका एम्पलीट्यूड हाई होगा तो वो लाउड होगी, जब एम्पलीट्यूड कम होगा तो वो लाउड नहीं होगी। पिच क्या होता है? पिच होता है फ्रीक्वेंसी। हाई फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को हम बोलते हैं हाई पिच साउंड और लो फ्रीक्वेंसी वाली साउंड को बोलते हैं लो पिच साउंड। हम बोलते हैं ना, सिंगर जो होता है वो बोलते हैं कि हाई पिच पे गाना गाते हैं, लो पिच पे गाना गाते हैं। तो हाई पिच का मतलब होता है कि उनकी फ्रीक्वेंसी हाई है, क्या मतलब है उनकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। क्वालिटी ऑफ साउंड किस पे डिपेंड करती है? आपकी साउंड वेव की शेप पे। अगर आपकी साउंड वेव की शेप ऐसे नुकीली होगी ना, ट्रायंगुलर होगी इस तरीके से, तो ये एक तरीके से नॉइज होगी। ठीक है, ये बिल्कुल भी प्लेजेंट नहीं लगेगी सुनने में। लेकिन अगर आपकी शेप ऑफ द साउंड वेव बहुत वेवी होगी, ऐसा कर्वी होगी, तो ये सुनने में बहुत प्लेजेंट लगती है। तो क्वालिटी शेप पे डिपेंड करती है साउंड की। टोन और नोट में क्या डिफरेंस होता है? देखो, टोन जो होता है ना, साउंड विच हैज़ द सिंगल फ्रिक्वेंसी थ्रू आउट द वेव, मतलब पूरी की पूरी वेव में एक ही फ्रिक्वेंसी से कोई भी चीज़ चल रही है उसको हम टोन बोलते हैं। नोट होता है मोर देन वन फ्रिक्वेंसी जो होती है उनको हम नोट बोलते हैं। जो एक पर्टिकुलर वन फ्रिक्वेंसी पे चलने वाली, द साउंड विच हैज़, ऐसी साउंड जिसमें सिर्फ एक ही फ्रिक्वेंसी है थ्रू आउट में, पूरी में, स्टार्टिंग से एंड तक, उसको टोन बोलते हैं। जिसमें डिफरेंट डिफरेंट हैं उनको हम नोट बोलते हैं। आई होप यू गॉट द पॉइंट। अब हम देखने वाले हैं ह्यूमन ईयर और उनके ईयर के फंक्शंस के बारे में। सबसे पहले हमारा जो कान होता है उसका ये बाहर का हिस्सा होता है, इसका नाम क्या होता है? इसका नाम होता है PINNA, पिना बोलते हैं हम इसको। इसका काम बेसिकली होता है आपकी पूरी की पूरी जो आवाज़ आ रही है उसको कैप्चर कर लेना। इसकी शेप इस तरीके से होती है मैकेनिकली कि ये पूरी की पूरी आवाज़ को इजीली कैप्चर कर पाता है। उसके बाद होता है आपका ये, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल ईयर कनाल। इसके थ्रू आपकी जो साउंड वेव होती है वो एक पर्टिकुलर लाइन में जा पाती है आपके कान के अंदर। उसके बाद में यहाँ पे होता है आपका ईयर ड्रम, जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। जो भी वाइब्रेशन गई है वो जाके इसी ईयर ड्रम को जाके बजाती है, वाइब्रेट करती है। जब ये ईयर ड्रम बजता है तो यहाँ पे दो छोटी छोटी हड्डियाँ होती हैं, या बोल सकते हो जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं, उनमें जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको बोलते हैं मैल्यूस। मैल्यूस क्या करता है, जब वाइब्रेशन होती है तो ये हिलने लग जाता है धीरे से, और मैल्यूस के जस्ट आगे होता है उसको बोलते हैं इनकस। तो याद रखना, मैल्यूस और इनकस ये दोनों क्या करते हैं, वाइब्रेशन से हिलते हैं। और ये दोनों कहाँ पे वाइब्रेशन पैदा करते हैं? आपके कॉकलिया में। ये कॉकलिया एक तरीके से शंख जैसा, शंख देखा है वैसा एक तरीके से शेप का अंदर हिस्सा होता है, आपका ऑर्गन होता है ईयर का, फाइनल ऑर्गन। और ये जो आपका कॉकलिया होता है वो जुड़ा होता है आपके ब्रेन कॉकलियर नर्व से, कॉकलियर नर्व से जुड़ा होता है। जो कॉकलियर नर्व जो होती हैं वो ब्रेन से जुड़ी होती हैं। तो जब कॉकलियर नर्व जो मैसेज के, उस वाइब्रेशन के मैसेज को दिमाग तक ले जाती है, तब हम चीज़ों को सुन पाते हैं, समझ पाते हैं। आप जो ये लेक्चर सुन रहे हो ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में आपके कॉकलियर नर्व के थ्रू आपके ब्रेन में जा रहा होगा।
तो एक एक क्लियर होगी। पिना फर्स्ट, सेकंड एक्सटर्नल ईयर, उसके बाद आपका ईयर ड्रम जिसको हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन बोलते हैं, फिर मेलियस, फिर इनकस, फिर आपका कॉक्लिया, फिर कॉक्लियर नर्व, फिर आपका ब्रेन। क्लियर। तो इस तरीके से हम चीज़ों को सुनते हैं। जो ईयर ड्रम होता है उस पर वाइब्रेशन आती है और ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है। फिर आपके जो दोनों के दोनों पार्ट होते हैं, मेलियस और इनकस। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा पार्ट है, आप पॉज करो और वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ कि इस पूरे के पूरे ईयर सिस्टम में बड़ा इंटरेस्टिंग है ईयर, इसमें सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आपको कौन सा लग रहा है कि यार इसके नहीं होने से पूरा कान खराब हो सकता है। आई होप ये चैप्टर खत्म हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू लाइक द वीडियो तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। और अब अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दो और जो भी अपने बेस्ट फ्रेंड है उनको शेयर कर दो प्लीज़। थैंक यू। दिस वॉज द होल चैप्टर। इफ़ यू हैव एनी डाउट, कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। बहुत 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 ईजी है। आई नो आपको कन्फ्यूजन हुई होगी, उस कन्फ्यूजन को आप एक बार पीछे जाके ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगी, वो एम्पलीट्यूड में, फ्रिक्वेंसी और टाइम में। तो उसका बहुत सिंपल सा एक्सप्लेनेशन मैंने दिया हुआ है। अगर आप ध्यान से थोड़ा सा कंसंट्रेट करके सुनोगे उस बात को तो आपको मैथमेटिकली वो समझ आ जाएगी। थैंक यू।